तो ये सिलेबस रहेगा हमारा, है ना। और चलो, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, यहाँ पर जो पहला तुम्हारा टॉपिक है, 10 सेशन में ये बांटा हुआ है सेक्शन में। ठीक है, और इन 10 सेक्शंस को हम देखेंगे कि आखिर कौन कौन सी ऐसी चीज है जिन्हें हमें पढ़ना है। ठीक है, और स्टार्टिंग कहाँ से करनी है। तो जो पहला सेक्शन है, ठीक है, इस पहले सेक्शन में अगर हम देखें तो पहले सेक्शन में है क्या, हिस्ट्री कल्चर लिटरेचर ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, यानी ये पूरा जो सेक्शन है, ये पूरा सेक्शन डिपेंडेंट किस पे है, ये पूरा सेक्शन डिपेंडेंट है मध्य प्रदेश की हिस्ट्री पर, मध्य प्रदेश के कल्चर पर, ठीक है, और लिटरेचर पर। ठीक है, तो पहला अगर पॉइंट देखोगे तो ये पहला पॉइंट क्या है, मेजर इवेंट एंड मेजर डायनेस्टी इन हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, यानी कि अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में जो जो डायनेस्टी आई हुई है, जो जो शासक आए हुए हैं, ठीक है, उन महत्वपूर्ण शासकों के बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, मध्य प्रदेश की हिस्ट्री में। और जो जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं उनको पढ़ना है। तो यहाँ पर देखो वर्ड यूज किया गया है मेजर, यानी कि आपको सारी घटनाओं के बारे में नहीं पढ़ना है, जो जो इम्पोर्टेंट हैं, जो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हमें सिर्फ उन्हीं घटनाओं के बारे में पढ़ना है। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है मेजर इवेंट एंड मेजर डायनेस्टी इन हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, तो हमें हिस्ट्री से हम चालू करेंगे, तो यहाँ पर सिर्फ डायनेस्टी और वो इवेंट के बारे में हमको देखना है, इम्पोर्टेंट। ठीक है, फिर उसके बाद में कंट्रीब्यूशन ऑफ मध्य प्रदेश इन फ्रीडम मूवमेंट। ठीक है, फ्रीडम स्ट्रगल जो हुई थी, स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था, उस स्वतंत्रता संग्राम में मध्य प्रदेश का क्या रोल था, मध्य प्रदेश का क्या कंट्रीब्यूशन था, वो हमको देखना है। ठीक है, फिर उसके बाद मेजर आर्ट एंड स्कल्पचर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करें तो मध्य प्रदेश का आर्ट्स एंड कल्चर को हमको देखना है। ठीक है, कला और संस्कृति को हमको यहाँ पर देखना है। फिर उसके बाद में क्या है, मेजर ट्राइब एंड डिलीट ऑफ मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश की जो जनजातीय क्षेत्र है, ठीक है, उन जनजातीय क्षेत्र के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में आगे देखें तो क्या है, मेजर फेस्टिवल। ठीक है, फिर उसके बाद फोक म्यूजिक एंड फोक आर्ट, फोक लिटरेचर्स ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का जो जो मध्य प्रदेश के जो त्योहार हैं, फिर उसके बाद में जो लोक नृत्य है, ठीक है, जो लोक कला है, लोक संगीत है, ठीक है, लोक साहित्य है, उनके बारे में हमको यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद देखो, फिर यहाँ पर क्या है, मध्य इम्पोर्टेंस लिटरेटर ऑफ मध्य प्रदेश एंड देयर लिटरेचर। ठीक है, यानी कि मध्य प्रदेश के जो प्रमुख लेखक हैं, ठीक है, और उनका जो साहित्य है उसके बारे में हमें देखना है। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या है, रिलीजियस एंड टूरिस्ट प्लेस ऑफ मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश के जो पर्यटन स्थल हैं उनके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पर देखें तो इम्पोर्टेंट ट्राइब पर्सनालिटीज ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, अब यहाँ ट्राइब पर्सनालिटीज के बारे में पढ़ना है हमको, यानी कि जो मध्य प्रदेश के जनजातीय जो लीडर थे, ठीक है, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में कुछ किया, ठीक है, इन ऐसे लीडर्स के बारे में हमको पढ़ना है, यानी ऐसी पर्सनालिटीज के बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पर हमको जनजातियों के बारे में नहीं पढ़ना है, जनजातियों के बारे में हम यहाँ ऊपर पढ़ेंगे, यहाँ पर हमें उन पर्सनालिटीज के बारे में पढ़ना है। ठीक है, फिर उसके बाद में ये तो हुआ हमारा हिस्ट्री। एक बार और मैं बता देता हूँ कि हिस्ट्री में हमने एक्चुअल में क्या क्या हमें देखना है। ठीक है, दिमाग में ये जितनी अच्छी क्लियरिटी रहेगी, ये उतना ही बेहतर रहेगा। ठीक है, ये शायद रफ हो गया है, चलो। हाँ, तो यहाँ पर हमने, यानी कि फर्स्ट टॉपिक में हमें क्या क्या देखना था, फर्स्ट टॉपिक में हमें ये देखना था कि मध्य प्रदेश में इवेंट, ठीक है, और डायनेस्टी के बारे में हमको देखना था। ठीक है, कि मध्य प्रदेश के जो प्रमुख इवेंट और डायनेस्टी कौन कौन से हैं। फिर उसके बाद में मध्य प्रदेश का जो लिटरेचर है उसके बारे में, यानी कि कला और संस्कृति के बारे में हमको देखना था।
ठीक है। फिर मध्य प्रदेश के साहित्य के बारे में देखना है इसमें। फिर मध्य प्रदेश की जनजातियों के बारे में हमें देखना है, ठीक है। फिर मध्य प्रदेश की जनजातियों के बाद में मध्य प्रदेश की जो मध्य प्रदेश के जो प्रमुख स्थल हैं, पर्यटन स्थल, उनके बारे में हमको देखना है, ठीक है। जो फिर उसके बाद जो ट्राइब पर्सनालिटीज हैं उनके बारे में हमको देखना है, ठीक है। तो ये मत है, तो हम स्टेप बाय स्टेप ही चलेंगे, पूरा इसी के हिसाब से सारी चीजें होंगी कि पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, ताकि हमें ये कंफ्यूजन ना रहे कि हमने कौन सी चीज पढ़ ली है और कौन सी चीज छोड़ दी है, ठीक है। तो पॉइंट टू पॉइंट ही चलेंगे हम। अब उसके बाद में दूसरी जगह हम क्या देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है। वहाँ वो पूरा मध्य प्रदेश से रिलेटेड था। यहाँ पर हम बात करेंगे क्या, हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अब हिस्ट्री ऑफ इंडिया में हम क्या देखेंगे, मेजर फीचर्स, इवेंट्स, देयर एडमिनिस्ट्रेटिव, सोशल एंड इकोनॉमिकल सिस्टम्स ऑफ एंशियंट एंड मिडिएवल। अब इसको समझना कि जो कुछ मेजर फीचर्स, यानी यहाँ दो देखना ध्यान से कि यहाँ बात किस किस की गई है, मेजर फीचर्स की। मेजर फीचर्स की मतलब क्या है कि भाई जो एंशियंट और मिडिएवल टाइम में क्या क्या इम्पोर्टेंट फीचर्स थे उनके बारे में हमें सबसे पहले देखना है, ठीक है। फिर उसके बाद में देखो इवेंट, यानी फिर उसके बाद में घटनाओं की बात की गई है उन्होंने। फिर उसके बाद में यहाँ देखना एडमिनिस्ट्रेटिव, सोशल एंड इकोनॉमिकल, यानी कि जो, जैसे कि मैं एग्जांपल दूं मेजर डायनेस्टी में, जैसे कि दिल्ली सल्तनत, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत की अगर बात करें तो दिल्ली सल्तनत में हमको क्या देखना है, दिल्ली सल्तनत के जो इम्पोर्टेंट फीचर्स थे वो क्या थे, ठीक है। फिर उसके बाद में जो घटनाएं हुई थी उस समय पर वो कौन कौन सी थी, ठीक है। उसमें भी मेजर इवेंट, वो भी मेजर इवेंट को याद रखना है, इम्पोर्टेंट घटनाओं को ही हमको याद रखना है। फिर देखो यहाँ पर हमको एडमिनिस्ट्रेटिव, सोशल एंड इकोनॉमिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, सोशल एंड इकोनॉमिकल में हमें क्या देखना है कि भाई उनकी प्रशासनिक स्थिति कैसी थी, ठीक है, वो यानी शासन कैसा चलाते थे, ठीक है, वो हमें यहाँ पर देखेंगे। फिर उनके बाद जो है उनकी सामाजिक स्थिति कैसी थी, उनकी सोशल लाइफ कैसी थी, ठीक है, वो समाज में उनका किस तरह का रोल था, वो हम यहाँ पर देखेंगे। फिर उसके बाद में फिर उसके बाद में इकोनॉमिकल, यानी कि वो पैसे दहलीज से कैसे थे, जैसे कि एग्जाम्पल के वहाँ चांदी के सिक्कों का प्रचलन बड़ा था, ठीक है। तो वो सारी चीजें हम यहाँ पर देखेंगे, उनके इकोनॉमिकल रोल क्या थे, उन्होंने जो है वो क्या कुएं खुदवाए, नहरें बनवाए, ये सारी चीजें जो है वो हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में हम यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर क्या, सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट थ्रू 9 to 20 सेंचुरी। तो देखो यहाँ पर पूरी मिडिएवल और एंशियंट उन्होंने इतने में कवर कर दी है, ठीक है, कि मिडिएवल और एंशियंट में क्या क्या पढ़ना है तुम्हें वो सिर्फ इतना है। फिर उसके बाद यहाँ पर ये आ गया मॉडर्न पर, ठीक है। तो मॉडर्न में अगर देखे तो हम्म तो मॉडर्न में अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या है, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म, यानी कि सामाजिक और धार्मिक सुधार जो हुए थे, ठीक है, 19वीं और 20वीं शताब्दी में, उनको हमें यहाँ पर देखना है, ठीक है। जैसे कि रामकृष्ण मिशन, ठीक है, जो कि स्वामी विवेकानंद द्वारा चलाया गया था, ठीक है। तो ऐसे जो है वो ये मूवमेंट हमको देखना है, ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा। तो इन ये सारी चीजों को हमें देखना है, ठीक है। फिर उसके बाद देखो इंडिपेंडेंट स्ट्रगल एंड इंडिया नेशनल मूवमेंट फॉर फ्रीडम, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या देखना है, स्वतंत्रता संघर्ष और जो जो चीजें हुई थी, ठीक है, वो मूवमेंट जो जो हुई थी उनको सबको हमको यहाँ पर देखना है, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पर देखो, फिर यहाँ पर क्या है, इंटीग्रेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंट। अब ये एक नया पार्ट यहाँ जुड़ गया, क्या जुड़ गया यहाँ पर, कि यहाँ पर ये जुड़ गया है कि भाई पहले तुम्हें ये बताना है कि जो मध्य प्रदेश बोलो, जो भारत का पुनर्गठन हुआ था उसके बारे में हमें बताना है, ठीक है, री इंटीग्रेटेड एंड रीऑर्गेनाइज। तो इसमें हमें क्या देखना है कि जो राज्य बने थे उन वो राज्यों का क्रम देखना है, कि भाई जैसे कि सन 2000 में जो है वो 3 राज्य बने थे, ठीक है, कि झारखंड, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड। तो
ये इस तरह से हमें जो है वो इंटीग्रेशन देखना है, ठीक है, किस तरह से पूरा मध्य प्रदेश, पूरा भारत ऑर्गेनाइज्ड हुआ था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, कैसे जो है वो पूरे भारत को ऑर्गेनाइज्ड किया था, वो चीजें हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। फिर हम बात करें जियोग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश। देखो तुम यहाँ पूरे इसमें देखोगे तो मध्य प्रदेश है ना, एमपी जीके का रोल तुम्हें बहुत बड़ा दिखेगा, यहाँ पर ज्यादा एमपी जीके का रोल दिखेगा। तो जियोग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूँ तो जियोग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश क्या है, तो जियोग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश में आता है फॉरेस्ट, फॉरेस्ट प्रोडक्ट, वाइल्ड लाइफ, रिवर, माउंटेन एंड माउंटेन रेंज ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या आएगा आपका, कि भाई इसमें आपको जो जियोग्राफी में पढ़ना है वो पढ़ना है मध्य प्रदेश के वन। ठीक है, फिर उसके बाद फॉरेस्ट प्रोडक्ट भी आपको देखना है कि मध्य प्रदेश के जो वन संपदा है उसके बारे में देखना है। ठीक है, वाइल्ड लाइफ आपको देखना है। ठीक है, फिर उसके बाद नदियों को हम पढ़ेंगे, माउंटेन्स को हम पढ़ेंगे, ठीक है, माउंटेन रेंज को हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में तो दो ही माउंटेन रेंज हम देखेंगे, एक कौन सी सतपुड़ा और दूसरी कौन सी है विंध्याचल। ठीक है, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश के क्लाइमेट को हमको पढ़ना है, यानी मध्य प्रदेश की जलवायु को हम यहाँ पर देखेंगे। फिर उसके बाद में क्या है, नेचुरल एंड मिनरल रिसोर्सेज ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, कि मध्य प्रदेश के जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज और मिनरल रिसोर्सेज कौन से हैं, ना कि खनिज संपदा यहाँ पर कौन सी है और प्राकृतिक संपदा यहाँ पर कौन सी है, उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में जो है वो ट्रांसपोर्ट इन मध्य प्रदेश, ट्रांसपोर्ट इन मध्य प्रदेश यानी कि मध्य प्रदेश में जो परिवहन है उस परिवहन को हम देखेंगे, यानी कि यहाँ रेलवे लाइन, सड़कें, ठीक है, इनके बारे में हम देखेंगे। फिर उसके बाद मेजर इरिगेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। इरिगेशन में हम एक्चुअल में डैम ही पढ़ते हैं। ठीक है, अगर यानी कि जो नदियां पढ़ेंगे उसी के साथ हम डैम भी पढ़ेंगे, और वो जो डैम है उसमें कुछ जो प्रोजेक्ट होते हैं वो इरिगेशन यानी कि सिंचाई के लिए बनाए जाते हैं डैम। ठीक है, कुछ बिजली के लिए बनाए जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो मल्टीपर्पज होते हैं, यानी कि यहाँ पर बिजली और सिंचाई दोनों के लिए ये डैम बनाए जाते हैं। ठीक है, तो हम ये देखेंगे। फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या है, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज इन मध्य प्रदेश। ठीक है, यहाँ हम कृषि देखेंगे, पशुपालन हम देखेंगे। ठीक है, और कृषि पर बेस्ड जो भी इंडस्ट्रीज हैं वो उनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम बात करें मध्य प्रदेश, वो जियोग्राफी ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पर इंडियन और वर्ल्ड जियोग्राफी को हम देखेंगे। तो इंडियन और वर्ल्ड जियोग्राफी में हम यहाँ पर क्या देखेंगे, फिजिकल जियोग्राफी। फिजिकल जियोग्राफी में क्या है, फिजिकल जियोग्राफी में है फिजिकल फीचर्स एंड नेचुरल रीजन। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, भौतिक, जो भौतिक विशेषताएं हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, और जो प्राकृतिक क्षेत्र हैं उनके बारे में हम देखेंगे कि फिजिकल जियोग्राफी में। फिर नेचुरल रिसोर्सेज में हम क्या देखेंगे, नेचुरल रिसोर्सेज में हम वन देखेंगे, खनिज देखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में वाटर, एग्रीकल्चर, ठीक है, यानी जल संसाधन देखेंगे। फिर उसके बाद कृषि देखेंगे, वाइल्ड लाइफ देखेंगे। फिर उसके बाद नेशनल पार्क और सेंचुरीज देखेंगे, ये इंडिया में देखेंगे अपन ये सारी चीजें। ठीक है, फिर उसके बाद में जो है वो सोशल जियोग्राफी में हम क्या देखेंगे, सोशल जियोग्राफी में पॉपुलेशन, पॉपुलेशन रिलेटेड डेमोग्राफिक, यानी जो जनसंख्या है, ठीक है, उसके बारे में देखेंगे, जनसंख्या के आंकड़े, जिसमें क्या है पॉपुलेशन ग्रोथ, एज, ठीक है, सेक्स रेशो और लिटरेसी, यानी कि यहाँ पर जो है वो जनसंख्या वृद्धि देखी जाएगी, उम्र देखी जाएगी, जो लैंगिक अनुपात है उसको हम देखेंगे, और उसके बाद लिटरेसी यानी साक्षरता की बात यहाँ पर करेंगे हम। ठीक है, फिर उसके बाद इकोनॉमी, इकोनॉमिक जियोग्राफी में हम क्या देखेंगे, इकोनॉमिक जियोग्राफी में नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, नेचुरल और ह्यूमन रिसोर्सेज में भी हम क्या देखेंगे कि यानी कि प्राकृतिक और मानव जो संसाधन है उनके बारे में। तो मानव संसाधनों में हम क्या देखेंगे, इंडस्ट्रीज देखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद मोड्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट देखेंगे, ट्रांसपोर्ट्स का पूरा मॉडल देखेंगे। तो ये दो चीजें हम यहाँ पर देखेंगे किसमें, इकोनॉमिक जियोग्राफी। फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या है,
यहाँ पर है कॉन्टिनेंट, कंट्रीज, ओशन, रिवर, ठीक है। फिर उसके बाद में जो है वो माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो इनके बारे में यानी कि हम देखेंगे महाद्वीपों के बारे में, ठीक है। फिर उसके बाद देशों के बारे में, फिर उसके बाद में हम देखेंगे ओशियन के बारे में यानी महासागर के बारे में, फिर उसके बाद हम देखेंगे माउंटेन के बारे में, और ठीक है वर्ल्ड माउंटेन के बारे में हम देखेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ वर्ल्ड, यानी कि विश्व के जो प्रमुख संसाधन हैं उनके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में कन्वेक्शनल एंड नॉन कन्वेक्शनल एनर्जी रिसोर्सेज, ठीक है, नवीनीकरणीय और अनवीनीकरणीय ऊर्जा संसाधनों के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। चलो फिर उसके बाद में पांचवा पिलर, तो पांचवे पिलर की अगर बात करें तो पांचवा पिलर क्या है? पांचवा पिलर है तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम ऑफ मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर भी देखो, अगर तुम पुरानी स्लाइड को देखोगे तो पुरानी स्लाइड में पहली स्लाइड तुम्हारी मध्य प्रदेश से थी, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पर देखो तीसरी स्लाइड तुम्हारी पूरी मध्य प्रदेश से थी, है ना। और उसके बाद में पांचवी स्लाइड पूरी मध्य प्रदेश से थी, यानी कि यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो ऑड के फॉर्मेशन में अगर चल रही है तो अगर वही उसके बाद भी स्लाइडें ऐसी आती रही, यानी समझ जाना कि तुम्हारा 50% वेटेज जो है वो मध्य प्रदेश से है, ठीक है। कि भाई पहली स्लाइड तुम्हारी थी, तीसरी स्लाइड थी और पांचवी स्लाइड थी, ठीक है। तो एक्चुअल में यानी तुम्हारा 50% वेटेज तो जो है वो मध्य प्रदेश ही हो जाएगा, ठीक है। चलो 2 मिनट। हम्म, अब आगे देखते हैं। हम्म, तो यहाँ पर बात करें हम कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम ऑफ मध्य प्रदेश। तो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम ऑफ मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो इसमें हम यानी कि जो संवैधानिक हाँ, जो संवैधानिक ढांचा है मध्य प्रदेश का उसके बारे में हम देखेंगे। तो देखो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है, जिसमें हम गवर्नर, ठीक है, यानी मध्य प्रदेश के जो गवर्नर यानी राज्यपाल जो है उनके बारे में हम देखेंगे, ठीक है, गवर्नर। फिर उसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी कि ये जो मंत्री परिषद है उसके बारे में हम देखेंगे, मंत्री परिषद देखेंगे। फिर लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा के बारे में देखना है, और हाई कोर्ट के बारे में हमें देखना है। यहाँ पर क्लियर चीजें हैं कि हमें कितना इसमें पढ़ना है, ठीक है। कह रहे हैं कि यहाँ पर हमें फंडामेंटल राइट के बारे में इधर नहीं पढ़ना है, ठीक है। वहाँ फंडामेंटल राइट भी आगे होंगे शायद कहीं पर, क्योंकि वो एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, ठीक है। फिर उसके बाद में देखो यहाँ पर क्या है, थ्री टायर सिस्टम ऑफ पंचायती राज अर्बन एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है। तो ग्राम पंचायत और शहरी निकाय के बारे में यहाँ पर हमें देखना है, ठीक है। फिर उसके बाद में आगे पढ़ देखते हैं। हम्म, देखो फिर उसके बाद है, फिर पांचवा पिलर जो है वो तुम्हारा क्या आ गया यहाँ पर कि 5A में ये था, 5B में तुम्हें फिर क्या मिल जाएगा, इकोनॉमी ऑफ मध्य प्रदेश। इकोनॉमी ऑफ मध्य प्रदेश में हमें क्या देखना है, डेमोग्राफी एंड सेंसस ऑफ हाँ, सेंसस ऑफ मध्य प्रदेश, यानी कि मध्य प्रदेश के जो जनसंख्या के आंकड़े हैं, जनसांख्यिकी आंकड़े हैं, उनको हमको देखना है, ठीक है। फिर उसके बाद इकोनॉमिकल डेवलपमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश का जो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट है उसके बारे में हमें देखना है यहाँ पर, ठीक है। फिर उसके बाद में मेजर इंडस्ट्रीज ऑफ मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश के जो प्रमुख इंडस्ट्रीज हैं उनके बारे में हमको देखना है, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या है, कास्टेज ऑफ मध्य प्रदेश, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, ठीक है, शेड्यूल ट्राइब ऑफ मध्य प्रदेश एंड मेजर वेलफेयर स्कीम, यानी कि मध्य प्रदेश के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में हमें देखना है, और उनसे संबंधित कौन कौन सी वेलफेयर स्कीम है, उनसे संबंधित जो है वो कौन कौन से ऐसी योजनाएं चलाई जा रही हैं जो कि उनके लाभ के लिए हैं, उनको हमें देखना है, ठीक है। फिर उसके बाद में हम आगे बढ़े तो यहाँ पर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड इकोनॉमी ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या है कि भाई जो संवैधानिक सरकार है,
ठीक है, और मध्य प्रदेश को इंडिया की इकोनॉमी में आएगा, दो पार्ट में ये। तो यहाँ पर जो है वो 1919 से 1945 35 के बीच में जो अधिनियम आए थे, उन अधिनियम को हमें यहाँ पर देखना है, ठीक है। फिर उसके बाद में जो है वो आगे बात करें तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को हमें देखना है, यानी कि संवैधानिक सभा, संविधान सभा को हमें देखना है, ठीक है। फिर उसके बाद यूनियन एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट एंड पार्लियामेंट के बारे में हमें देखना है, यानी कि यूनियन एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका को हमको देखना है, ठीक है। फिर उसके बाद में राष्ट्रपति पढ़ेंगे और पूरा संसद के बारे में हम देखेंगे। देखो ये फंडामेंटल राइट यहाँ पर आ गया उनका ना, फंडामेंटल राइट तो रहेगा ही। तो फंडामेंटल राइट हमें देखना है। फिर उसके बाद ड्यूटी ऑफ सिटीजन, तो ड्यूटी ऑफ सिटीजन के बारे में हमें देखना है, ठीक है। फिर उसके बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल, यानी कि इसे हम कहेंगे मौलिक कर्तव्य, ठीक है, ये मौलिक कर्तव्य आएगा। और ये क्या आएगा तुम्हारा, नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक है। तो नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक कर्तव्य और तुम्हारा मौलिक अधिकार, ये इसमें आएंगे। फिर उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को हमें देखना है, यानी कि जो संवैधानिक संशोधन है उनके बारे में हम देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट के बारे में एंड जुडिशियल सिस्टम के बारे में हम देखेंगे, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के बारे में और पूरा जुडिशरी सिस्टम देखना पड़ेगा। फिर उसके बाद में हम बात करें इंडियन इकोनॉमी, इंडस्ट्री डेवलपमेंट, इंडस्ट्री डेवलपमेंट एंड फॉरेन ट्रेड एंड इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, ठीक है, ये देखना है। यानी कि भारत की इकोनॉमी, भारत की अर्थव्यवस्था में देखना है, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या है, इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट, इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट का मतलब क्या है, इंडस्ट्री यानी कि औद्योगिक विकास को हमको देखना है, ठीक है। फॉरेन ट्रेड को देखना है, यानी विदेशी व्यापार को हमें यहाँ देखना है। फिर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट यानी आयात और निर्यात के बारे में हम यहाँ देखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में आगे बढ़े तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमें क्या देखना है वो हम देखते हैं। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ साइंस, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ साइंस का मतलब क्या है कि जो साइंस के जो मूल सिद्धांत हैं उनके बारे में हमें देखना है, ठीक है। फिर उसके बाद इम्पोर्टेंट इंडियन साइंटिफिक रिसर्च, यानी कि भारत के जो प्रमुख वैज्ञानिक अनुसंधान क्षेत्र हैं उनके बारे में हमें देखना है। देयर अचीवमेंट, सैटेलाइट एंड स्पेस टेक्नोलॉजी, यानी कि यहाँ पर जो है वो उन औद्योगिक संस्थान के अचीवमेंट को हमें देखना है, ठीक है, उनकी उपलब्धियों को देखना है। फिर उसके बाद में यहाँ सैटेलाइट पढ़ेंगे हम और स्पेस टेक्नोलॉजी को पढ़ेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो ये तो हो गया साइंस एंड टेक्नोलॉजी का टॉपिक, ये हो गया जनरल साइंस का टॉपिक। अब यहाँ से आ जाएगा इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, यानी कि एनवायरनमेंट और बायोडाइवर्सिटी को हम देखेंगे कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है और एनवायरनमेंट क्या होता है, ठीक है। फिर उसके बाद में इकोलॉजिकल सिस्टम को, पारिस्थितिक तंत्र को हम देखेंगे, ठीक है। ये बायोडाइवर्सिटी मतलब जैव विविधता, ठीक है। फिर उसके बाद में हम देखेंगे न्यूट्रिशन, फूड और उसके बाद में न्यूट्रिएंट के बारे में, ठीक है। न्यूट्रिशन, फूड फूड और न्यूट्रिएंट के बारे में। फिर उसके बाद हम देखेंगे ह्यूमन बॉडी के बारे में, यानी कि मानव शरीर के बारे में हम देखेंगे। फिर उसके बाद एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी, ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी यानी कि एक कृषि के में जो टेक्नोलॉजी यूज होती है वो, और कृषि उत्पादन कौन से हैं, उत्पादक कौन कौन से हैं वो हम देखेंगे। फिर उसके बाद में फूड प्रोसेसिंग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। यानी कि फूड प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है कि खाद्य प्रसंस्करण जिसे हिंदी में कहा जाता है, वो हम देखेंगे। फिर उसके बाद हेल्थ पॉलिसी एंड प्रोग्राम, यानी कि स्वास्थ्य से संबंधित जो भी योजनाएं चल रही हैं उनके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में हम देखेंगे फिर उसके बाद में पॉल्यूशन, नेचुरल डिजास्टर्स एंड मैनेजमेंट, ठीक है, प्रदूषण को हम देखेंगे। फिर उसके बाद प्राकृतिक आपदा और उसका प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट, ठीक है। चलो, फिर उसके बाद में यहाँ पर देखो करंट, इंटरनेशनल एंड नेशनल अफेयर्स, यानी ये पूरा करंट अफेयर्स का टॉपिक है। इसमें क्या है, इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज एंड प्लेस, देखो यहाँ साफ साफ लिख दिया है उन्होंने
कि ये हम जो पूछेंगे वो क्या पूछेंगे, इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज एंड प्लेस के बारे में, ठीक है। यानी जो महत्वपूर्ण पर्सनालिटी है उन पर्सनालिटीज के बारे में हम पूछेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में जो है वो जो महत्वपूर्ण स्थल हैं उनके बारे में हम पूछेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर व्यक्तियों पर ज्यादा ध्यान देना है हमें। एक पोर्शन आता है करंट अफेयर्स में व्यक्ति, तो व्यक्ति का हमें ज्यादा ध्यान देना है, यानी कि किसका निधन हो गया, कौन किस पद पर बैठा बन गया है, वो हमें यहाँ पर देखना है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो मेजर इवेंट, यानी कि जो और भी महत्वपूर्ण कोई भी घटनाएं हुई हो तो उन घटनाओं को हमें यहाँ पर देखना है, ठीक है। फिर उसके बाद में देखो यहाँ पर क्या है, इम्पोर्टेंट स्पोर्ट एंड इंडस्ट्रीज, ठीक है। इम्पोर्टेंट स्पोर्ट एंड इंडस्ट्रीज का मतलब क्या है कि भाई यहाँ वो सॉरी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट, तो जो भी महत्वपूर्ण खेल संस्थान है उनके बारे में हमें यहाँ देखना है। फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या है, स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स एंड अवार्ड ऑफ इंडिया एंड मध्य प्रदेश, ठीक है। यहाँ दोनों में ये देखना है कि भाई खेल से संबंधित जो भी अवार्ड दिए गए हैं उनके बारे में हमें यहाँ पर देखना है, ठीक है। और जो कंपटीशन हुए हैं उनके बारे में हमें यहाँ पर देखना है, ठीक है। अब उसके बाद में इसमें मध्य प्रदेश भी शामिल है, ये थोड़ा याद रखना, ठीक है, मध्य प्रदेश। फिर उसके बाद में अगर बात करें तो जो नौवा है, नौवे में क्या है कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, इसमें आएगा इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, ठीक है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में हम क्या देखेंगे कि यहाँ पर हम ये देखेंगे कि भाई सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी क्या है, ठीक है। फिर रोबोटिक्स के बारे में यानी रोबोट के बारे में हम देखेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धि के बारे में देखेंगे, और साइबर सिक्योरिटी के बारे में हम देखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में बात करूं मैं ई गवर्नेंस की, ठीक है। तो ई गवर्नेंस यानी कि इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, ठीक है, यानी किस तरह से इंटरनेट के माध्यम से प्रशासन को चलाया जाता है उसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। फिर उसके बाद में इंटरनेट एंड सोशल नेटवर्किंग साइट, ठीक है, ई कॉमर्स। और ई कॉमर्स साइटें हैं जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ये कौन सी ई कॉमर्स साइट है, तो हम उनके बारे में भी यहाँ पर देखेंगे कि जो इंटरनेट और सोशल नेटवर्किंग साइट्स के बारे में हम देखेंगे कि इंटरनेट और सोशल नेटवर्किंग साइट जैसे कि फेसबुक हो गया, फिर उसके बाद तुम्हारा इंस्टाग्राम हो गया, ठीक है, लिंक्डइन हो गया, और तो जितनी भी जो सोशल नेटवर्किंग साइट है उनके बारे में हम देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। फिर लास्ट पिलर है तुम्हारा, लास्ट पिलर जो कौन सा है, नेशनल एंड रीजनल कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैट्यूटरी बॉडी बॉडी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसमें हम इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग के बारे में देखेंगे। फिर उसके बाद में हम देखेंगे स्टेट, फिर उसके बाद में देखेंगे क्या, स्टेट इलेक्शन कमीशन यानी राज्य चुनाव आयोग के बारे में, यूपीएससी के बारे में, एमपीपीएससी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर सीएजी के बारे में पढ़ेंगे, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नीति आयोग के बारे में, ह्यूमन राइट्स के बारे में, भूमन कमीशन के बारे में देखेंगे, चाइल्ड प्रोटेक्शन कमीशन के बारे में देखेंगे, शेड्यूल कास्ट के बारे में, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लास कम्युनिकेशन, ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, विजिलेंस के बारे में देखेंगे कि विजिलेंस क्या होता है, ठीक है। फिर उसके बाद में ये ढका हुआ है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो ऐसी अलग अलग बॉडीज के बारे में हम देखेंगे, ठीक है। मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ पानी पी के, जब तक तुम एक बार ये सिलेबस पूरा देखो।
अगर कोई भी डाउट है तो तुम कमेंट्स बॉक्स में डाल सकते हो। अगर तुम्हारे कोई भी डाउट है क्लियर। चलो ठीक है। हाँ, तो ये तो बात हो गई हमारी कि हम ये चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे पहला टॉपिक को लेकर। तो देखो, तो ये पहले टॉपिक को हम देखेंगे और पहले टॉपिक में हम कवर करेंगे। तो देखो, पहले टॉपिक की अगर बात करें तो पहले टॉपिक में क्या रहेगा, पहले टॉपिक में तुम्हारा रहेगा मेजर इवेंट, ठीक है, एंड मेजर डायनेस्टी, ठीक है। तो मेजर इवेंट एंड मेजर डायनेस्टी के बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे और हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज हम पहले टॉपिक को लेकर, ठीक है। ये जो मध्य प्रदेश के प्रमुख राजवंश हैं, प्रमुख जो राजा हैं उनके बारे में और उनसे जुड़ी हुई घटनाओं के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देना कि यहाँ पर इवेंट की भी बात की गई है, ठीक है, और उसके बाद में डायनेस्टी की भी बात की गई है। तो इवेंट और डायनेस्टी की बात की गई है तो हमें फिर पूरा ही देखना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर हमें जो है वो प्राचीन काल से लेकर मध्य काल तक की सारी चीजों को हम देखेंगे, जिसमें तुम्हारा प्राग ऐतिहासिक काल भी आएगा, ठीक है। चलो, तो चालू करते हैं। तो देखो, हम बात करें कि मध्य प्रदेश की जो प्राग ऐतिहासिक काल है, ठीक है, या तुम जिसे कह सकते हो पाषाण काल, ठीक है। तो ये जो पाषाण काल है इसे हम अलग अलग भागों में बांटते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें पाषाण काल की, तो जो पाषाण काल है वो पाषाण काल को हम मेनली तीन भागों में बांटेंगे। वो तीन भाग कौन कौन से होते हैं? पुरा पाषाण, पुरा पाषाण काल, ठीक है, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में पैलियोलिथिक, पैलियोलिथिक पीरियड, ठीक है। फिर दूसरा जो काल होता है वो होता है मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, ठीक है, जिसको हम कहेंगे मेसोलिथिक, मेसोलिथिक पीरियड। फिर उसके बाद में नवपाषाण काल, नवपाषाण काल, ठीक है। नवपाषाण काल की बात करें तो ये होता है तुम्हारा नियोलिथिक,
नियोलिथिक पीरियड, ठीक है, नियोलिथिक पीरियड। फिर उसके बाद में आगे चल के पाषाण काल में एक और काल हम देखते हैं, ताम्रपाषाण, ठीक है। यानी तांबा और पत्थर का यूज किया जाता था। तो ताम्रपाषाण यहाँ पर, कैल्कोलिथिक, कैल्कोलिथिक पीरियड, ठीक है। इस तरह से चार भागों में बांटते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें तो पाषाण का मतलब क्या होता है, पत्थर। एक्चुअल में हम यहाँ पर पढ़ क्या रहे हैं, एक्चुअल में हम यहाँ पर पढ़ते हैं पत्थर को, ठीक है, कि पत्थर है क्या। अब यानी कि इंसान ने इस पत्थर का उपयोग करके किस तरह से चीजों का विकास किया, उन चीजों को हम देखेंगे। लेकिन इन्हें हम किसके प्रोस्पेक्ट में देखेंगे, इसे हम देखेंगे मध्य प्रदेश के प्रोस्पेक्ट में, ठीक है, कि भाई मध्य प्रदेश में ऐसी कौन कौन सी चीजें थी, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अगर बात करें तो हिस्ट्री में अगर बात करें तो हिस्ट्री में इस पर उतना ज्यादा डिटेल में हमें नहीं पढ़ना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ मध्य प्रदेश के बारे में देखना है। चलो, तो अगर बात करें मध्य प्रदेश की, तो जो मध्य प्रदेश है वो दक्षिण भारत और उत्तर भारत में जो हथियार, औजार और जो बहुत सारी चीजें मिली हुई हैं, वो उन सब का जो है वो संगम स्थल है। यानी कि यहाँ पर जो है वो उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों की मिक्सअप चीजें जो है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों की ही मिक्सअप चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो यानी कि ये किसका संगम स्थल है, संगम स्थल है उत्तर भारत और दक्षिण भारत, भारत प्लस दक्षिण, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर अगर बात करें तो ये स्थल मिलेंगे कहाँ कहाँ पर, जगह कहाँ कहाँ पर है। तो कोई भी सभ्यता जहाँ विकसित होती है वो हमेशा देखती है नदियाँ, ठीक है। यानी कि हर सभ्यता जो है वो नदियों के किनारे ही विकसित हुई है। और ये सभ्यता भी जो है वो नदियों के किनारे ही विकसित हुई है। जिनमें की नदी कौन कौन सी है, तो जिनमें तुम्हारी नदी आएगी नर्मदा नदी, ठीक है। जिनमें आएगी चंबल नदी, चंबल नदी, बेतवा नदी, बेतवा, सोनार नदी, सुनार, सोन, ठीक है। तो नर्मदा, चंबल, बेतवा, सुनार और सोन, ये नदी घाटियों के पास मिलेंगे, ठीक है। उसके अलावा स्थल कौन कौन से हैं, ठीक है। स्थल यहाँ पर है भीमबेटका, भीमबेटका, आदमगढ़, आदमगढ़, ठीक है। फिर उसके बाद जाबरा, जाबरा, रायसेन और पचमढ़ी, और पचमढ़ी, ठीक है। तो भीमबेटका, आदमगढ़, ठीक है, फिर उसके बाद में जाबरा, रायसेन और पचमढ़ी, ये क्षेत्र तुम्हें यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। तो नदियां कौन कौन सी हैं, नर्मदा, चंबल, बेतवा, सुनार और सोन, ठीक है। फिर उसके बाद में स्थल कौन कौन से हैं, भीमबेटका, आदमगढ़, जाबरा, रायसेन और पचमढ़ी जो है वो ये स्थल है, ठीक है। फिर अगर नर्मदा घाटी की अगर मैं बात करूं तो जो नर्मदा घाटी है, नर्मदा घाटी की बात करें, नर्मदा घाटी पाषाण कालीन मानव सभ्यता के विकास की मुख्य भूमि है। यानी कि पाषाण काल में जो मानव सभ्यता का विकास हुआ था,
ठीक है, उसकी जो महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट प्लेस है वो कौन सी है, नर्मदा घाटी। ठीक है। हम्म, और नर्मदा घाटी में जो है वो सर्वाधिक पाषाणकालीन स्थल भी मिले हुए हैं और पाषाणकालीन उपकरण भी मिले हुए हैं। ठीक है। तो सर्वाधिक पाषाणकालीन सर्वाधिक पाषाणकालीन स्थल और उपकरण। ठीक है। पाषाणकालीन स्थल और उपकरण जो है वो कहाँ पर मिले हुए हैं, नर्मदा घाटी में। ठीक है। फिर उसके बाद में आगे बात करें तो इस काल के जो प्रमुख औजार हैं वो होते थे कौन से, बिना हत्थे वाली कुल्हाड़ियां, यानी कि जिनमें हत्थे नहीं होते थे, ऐसी कुल्हाड़ियां यहाँ पर होती थी। फिर उसके बाद में हत्थे वाली कुल्हाड़ियां भी होती थी। फिर उसके बाद में खुरचनी, यानी कि खुरचने के लिए चीजें होती थी। ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर मिली हुई है। ठीक है। तो ये स्थल कौन कौन से हैं तो उनको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ज्यादा तो डिटेल में अपन इसमें जाएंगे नहीं, लेकिन फिर भी थोड़े स्थल तो हम देख ही लेते हैं। तो जो कुल्हाड़ी मिली है, कुल्हाड़ियाँ, ये कहाँ कहाँ पर मिली हैं, देवरी, देवरी, सुखचाई, सुखचाई नाला, सुखचाई नाला बुधाना, ये जगह का नाम है। देवरी, सुखचाई नाला बुधाना। ठीक है। फिर उसके बाद कैन घाटी, कैन घाटी। ठीक है। फिर उसके बाद में बरखस। ठीक है। और संग्रामपुर और दमोह जिला, संग्रामपुर और दमोह जिला। ठीक है। तो यहाँ पर जगह कौन कौन सी है, जगह है देवरी, सुखचाई नाला बुधाना, केन घाटी, बरखान, और उसके बाद संग्रामपुर और दमोह। ठीक है। बरखस, सॉरी बरखान बोल, बरखस। ठीक है। अब इनको तुम्हें रटना नहीं है, एक बार बस पढ़ लो ताकि दिमाग में रहे, और अगर आ जाए तो तुम कर पाओ। ठीक है। चलो, फिर बात करें कि आगे। ठीक है। तो हम्म, जो डॉक्टर अरुण सोनकिया हैं, अरुण सोनकिया ने 1982 में जो सीहोर जिले में एक जगह है जिसका नाम है हथनोरा। ठीक है। हथनोरा में इंसान की जो खोपड़ी है उसको ढूंढा था। ठीक है। जो अब तक का भारत से प्राप्त मानव अवशेष में सबसे प्राचीनतम क्षेत्र है। ठीक है। जिसको नर्मदा, जिसका नाम रखा गया था नर्मदा मानव। ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो मानव जीवाश्म यानी कि मानव खोपड़ी, मानव जीवाश्म का भारत में सबसे प्राचीनतम स्थल, सबसे प्राचीनतम स्थल कौन सा है, तो सबसे प्राचीनतम स्थल है तुम्हारा, सबसे प्राचीनतम स्थल कौन सा है, तो सबसे प्राचीनतम स्थल है सीहोर जिले का हथनोरा। सीहोर जिले का हथनौरा। थोड़ा सा पढ़ा लें।
सही है। हथनौरा, ठीक है। इसका नाम क्या रखा गया था? इसका नाम रखा गया मानव, वो नर्मदा मानव। नर्मदा मानव। और इनके खोजकर्ता कौन है? इनके खोजकर्ता हैं अरुण सोनकिया। अरुण सोनकिया, ठीक है। चलो, फिर उसके बाद में एच डी सांकलिया, ठीक है, और सुपेरकर, इनको क्या हुआ, जो महादेव है, महादेव क्षेत्र है पीपरिया में, ठीक है, जो कि होशंगाबाद जिले में आता है, वहां पर 860 औजार प्राप्त हुए थे। और जबलपुर के भेड़ाघाट के पास में, ठीक है, जो बेलिन पर्थ, यानी कि बेलिन पर्थ का मतलब होता है जो फ्लैक होती है, फ्लैक का मतलब होता है कि जहां पर पानी की क्रिया से जो बनती है, यानी जल क्रिया से जो चीजें बनती है, उन्हें क्या कहा जाता है, ठीक है, उसके साक्ष्य मिले हैं। और इसके बाद में नरसिंहपुर के निकट जो भुतरा नामक स्थान है, वहां पर पुरापाषाण कालीन स्थल मिले हैं, जो मध्य प्रदेश के सबसे प्राचीन उपकरण माने जाते हैं। तो अगर बात करें मध्य प्रदेश के सबसे प्राचीन उपकरण कौन कौन से हैं, मध्य प्रदेश के मध्य प्रदेश के सबसे प्राचीन उपकरण कहाँ कहाँ पर मिले हुए हैं? तो वो मिले हुए हैं भुतरा में, पहले क्षेत्र है, महादेव पीपरिया, महादेव जगह का नाम है पीपरिया। फिर उसके बाद में भेड़ाघाट, और जो तीसरा है वो है भुतरा। क्लियर? तो ये चीजें हैं कि महादेव पीपरिया, ठीक है, भेड़ाघाट और भुतरा, इन जगहों पर जो है वो सबसे मध्य प्रदेश के सबसे प्राचीनतम स्थल मिले हुए हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या देखा, एक बार इसको थोड़ा रिवाइज करते हैं। जो मध्य प्रदेश है, यहाँ पर उत्तर भारत और दक्षिण भारत का संगम स्थल है, इसलिए यहाँ उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों के ही स्थल हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में हम बात करें तो यहाँ पर नर्मदा, चंबल, बेतवा, सुनार और सोन, इन नदियों के आसपास ये स्थल देखने को मिलते हैं। फिर भीमबेटका, आदमगढ़, जावरा, रायसेन, पचमढ़ी, ये वो स्थल हैं जहाँ पर और हमें पुरापाषाण कालीन जगह, पुरापाषाण कालीन या तो उपकरण मिलेंगे या कोई और चीजें, ठीक है। फिर उसके बाद में जो सर्वाधिक पुरापाषाण कालीन स्थल और उपकरण मिले हुए हैं, वो कहाँ पर मिले हुए हैं? वो मिले हुए हैं नर्मदा घाटी में, ठीक है, नर्मदा घाटी में मिले हुए हैं। फिर ये अगर बात करें कुल्हाड़ियाँ कहाँ पर मिली हुई हैं, तो जो कुल्हाड़ियाँ मिली हुई हैं वो मिली हुई हैं देवरी, सुखचाई नाला बुधाना, ठीक है, केन घाटी और बरखस, ठीक है, संग्रामपुर और दमोह में। फिर उसके बाद में मानव खोपड़ी के सबसे, भारत के सबसे प्राचीन क्षेत्र कहाँ, कौन सा है प्राचीनतम साक्ष्य? वो मिला हुआ है हमको सीहोर जिले का हथनोरा, ठीक है। इसको नाम क्या दिया गया है? इसको नाम दिया गया है नर्मदा मानव। इसके खोजकर्ता कौन है? अरुण सोनकिया है, ठीक है। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश के सबसे प्राचीन उपकरण कौन से हैं? तो सबसे प्राचीन उपकरण है महादेव, वो सबसे प्राचीन उपकरण कहाँ पर मिले हुए हैं? तो वो मिले हुए हैं महादेव में, भेड़ाघाट में और उत्तरा में, ठीक है। चलो,
ये तो बात हुई है पूरा पाषाण कालीन स्थलों की, ठीक है। अब बात करते हैं मध्य पाषाण काल की। ठीक है, मध्य पाषाण काल की। मेसोलिथिक। तो मध्य पाषाण कालीन स्थल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो सबसे प्रमुख स्थल है वो है तुम्हारा आदमगढ़, ठीक है। तो आदमगढ़ जो कि मध्य प्रदेश में है, आदमगढ़, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो आदमगढ़ में आरबी जोशी, आरबी जोशी ने जो है वो मध्य पाषाण कालीन 25,000 लघु पाषाण उपकरण ढूंढे हैं, यानी छोटे पत्थरों के जो क्षेत्र हैं। क्यों? क्योंकि मध्य पाषाण काल जो था, मध्य पाषाण काल प्रसिद्ध इसलिए था क्योंकि यहाँ पर पत्थरों के छोटे हथियार बनाए जाते थे, ठीक है। इस कारण से मध्य पाषाण काल जो है वो प्रमुख था, ठीक है। तो मध्य पाषाण काल की खास विशेषता यही थी कि छोटे जो हथियार थे पत्थरों के, जिसमें कि पत्थरों की फलकों को, फलकों का मतलब क्या होता है कि अगर पत्थर को आप तोड़ते हो तो तोड़ने के बाद में जो छिलपी निकलती है उसे फलक कहा जाता है। तो जो फलक फलक थी उनसे छोटे छोटे औजार बनाए जाते थे। तो जो औजार सबसे ज्यादा यहाँ मिले हुए हैं कहाँ पर? आदमगढ़ में। तो आदमगढ़ में कितने औजार मिले? 25,000 औजार तुम्हें देखने को मिलेंगे। 25,000, ठीक है, लघु पाषाण उपकरण, लघु पाषाण उपकरण देखने को मिलते हैं, ठीक है। और ये किसने ढूंढे हैं? तो वो ढूंढे हैं आरवी जोशी ने। ठीक है, आरवी जोशी ने। चल, ठीक है। अब बात करें कि जो आदमगढ़ है वो प्रसिद्ध क्यों है? आदमगढ़ इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पर पशुपालन के सबसे पहले साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं। यानी सबसे पहले इंसानों ने पशुपालन जो है वो यहीं पर किया था। तो आदमगढ़ की एक और खास विशेषता क्या है कि पशुपालन के प्रथम साक्ष्य, एनिमल हस्बेंड्री के पहले साक्ष्य जो है वो यहीं पर मिलते हैं, ठीक है। यहीं पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ से जो है वो मानव के सबके साथ में कुत्ते के भी साक्ष्य मिले हैं, यानी कि कुत्ते और मानव दोनों को एक साथ दफनाया गया था, ठीक है। तो उसके भी प्रमाण देखने को मिलते हैं। तो कुत्ते प्लस सब, इनको जो है वो एक साथ दफनाया गया, दफनाया गया, ठीक है। चलो, अब वो उसके बाद में जो है वो धार जिले में बाघ की गुफाओं के बारे में तुमने सुना होगा, ठीक है। तो बाघ की गुफाओं के पास में जो है वो मध्य पाषाण कालीन स्थल मिले, मध्य पाषाण काल से नव पाषाण कालीन उपकरण मिले हुए हैं। तो बाघ की गुफाएं इसलिए वहां पर फेमस और हो गई, क्यों? क्योंकि जो बाघ की गुफाएं हैं धार में, बाघ की गुफाएं
कहाँ पर, धार में। तो बाघ की गुफाओं के पास में कौन कौन, कहाँ से लेकर कहाँ तक, बाघ की गुफाओं के पास में जो है वो मध्य पाषाण काल से लेकर नव पाषाण काल के स्थल मिले हैं। पूरा पाषाण के नहीं, ये याद रखना, मध्य पाषाण से लेकर कहाँ तक, नव पाषाण तक। ठीक है, मध्य पाषाण से लेकर नव पाषाण तक के स्थल हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, फिर अब बात करते हैं नियोलिथिक यानी कि नव पाषाण स्थल की। नव पाषाण काल की, तो नवपाषाण काल की अगर बात करें तो भारत में जो नवपाषाण भोपाल में स्थित जो नवपाषाण कालीन स्थल है उनकी हम बात करते हैं, तो वो कौन से हैं, वो हैं मनुभावन टेकरी। ठीक है, मनुभावन नहीं, मनभावन, मनुभावन टेकरी। ठीक है, फिर उसके बाद नेबरी गुफा। नेबरी गुफा, फिर उसके बाद श्यामला पहाड़ी। श्यामला, ठीक है, श्यामला पहाड़ी। फिर यहाँ पर जो है वो अनेक खांचेदार क्रोड और लघु पाषाण उपकरण मिले हैं। यहाँ पर क्या है, खांचेदार क्रोड, क्रोड तो जानते ही होंगे, क्रोड पत्थर का। ठीक है, और लघु उपकरण मिले हुए हैं। फिर उसके बाद में भोपाल में बैरागढ़ के पास में जो है वो अर्धचंद्राकार और समलंब आकार के यानी कि एक समान लंब आकार के जो है वो उपकरण मिले हुए हैं। ये इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है चीजें, बस हम क्षेत्र क्षेत्र थोड़े देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर है। भोपाल में बैरागढ़, ठीक है, फिर उसके बाद में जबलपुर, जबलपुर में भेड़ा घाट, तिलवाड़ा घाट, ले अभी इतनी ज्यादा चीजें रहने दो। ठीक है, फिर उसके बाद में सोन नदी के पास, सोन नदी। फिर उसके बाद जो रीवा जिले में चचई जलप्रपात है वहां पर, रीवा जिला, रीवा जिले में चचई जलप्रपात। चचई जलप्रपात, ठीक है, यहाँ पर नवपाषाण कालीन स्थल मिले हैं। और दमू, ठीक है, तो ये तो हुए हमारे नवपाषाण। ठीक है, अब जो बचे हैं ताम्रपाषाण कालीन स्थल, इनको हम कल देखेंगे। ठीक, इसमें मध्य प्रदेश के ताम्रपाषाण क्षेत्र भी है, वो हम देखेंगे। और उसके बाद में एक मैप के द्वारा वो सारी चीजों को हम लिख लेंगे, है ना, ताकि ये चार यानी जो पाषाण काल में पूरी मैपिंग कर लेंगे कौन कौन सी जगह है, ताकि तुम्हारे दिमाग में ये सारी चीजें रहें। ठीक है,
अब अगर कोई भी डाउट है तो तुम पूछ सकते हो। फर्स्ट टॉपिक एक बार और। फर्स्ट टॉपिक मतलब मैं समझा नहीं। चलो, अब जो भी चीजें हो देखना हो तो फिर तुम रिकॉर्डिंग में देख सकते हो, है ना। चलो ठीक है, मैं क्लास एंड कर रहा हूँ। अगर किसी के कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है, और नहीं है तो भी बता दो। तो मैं क्लास एंड कर दूं। ठीक है, चलो। अब देखो, तुम्हारा जो अगला सेकंड पेपर रहता है वो रहता है सी सेट, ठीक है। और सी सेट में रहती है कॉम्प्रिहेंसिव। तो कॉम्प्रिहेंसिव की क्लास जो है वो 10-15 मिनट से वो फ्री लाइव क्लासेस में ही चालू करूंगा मैं। तो वहां पर तुम कॉम्प्रिहेंसिव कर सकते हो, जिसमें मैं अभी वही टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि एमपीपीएससी में पूछे जाएंगे प्रीलिम्स और मेंस दोनों को मैं कवर करके पढ़ाऊंगा। क्योंकि प्रीलिम मेंस में भी तुम्हारी जो है वो मैथ्स में लेगी, और यहाँ भी तुम्हें मैथ्स मिलेगी, ठीक है। तो कॉम्प्रिहेंसिव बहुत जरूरी है, क्यों? क्योंकि उसमें 66 नंबर लाओगे जब भी तुम्हारा सेकंड पेपर कंप्लीट होगा, तुम्हारा सेकंड पेपर चेक होगा। अगर वहां पर 66 नंबर नहीं आएंगे तो फर्स्ट पेपर कोई मायने नहीं रखता है, तुमने भले ही इसमें कितना भी किया हो, फिर यहाँ पर कोई मायने नहीं रखेगा। तो तुम्हें इतनी मैथ्स रीजनिंग तो करनी ही पड़ेगी जिससे कि तुम्हारे 66 नंबर आ जाए, ठीक है। चलो, और अगर तुम्हें पहले से आती है, तुम्हें कॉन्फिडेंस है, तुम ला सकते हो, तो फिर नहीं भी करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो तुम्हारी मर्जी के ऊपर है, ठीक है। चलो।